Hello everyone. I am Mr. Vaibhav Titarmare, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. I welcome you all in this 11th lecture, and today's topic for discussion is steel and its classification. So let us recap the previous lecture. In previous lecture, we have learned about the iron-carbon equilibrium diagram. We also learn about the various critical temperatures found on iron-carbon equilibrium diagram, and they are A0, A1, A2, A3 and A4. I hope you understand these temperatures very well. In previous lecture, we have also learned about various invariant reactions happen on iron-carbon equilibrium diagram, such as eutectoid reaction, eutectic reaction, and peritatic reaction. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to define steel, classify steel in detail. These are the program outcomes you will achieve if you understand this topic very well. Okay, so let us start with this hypoeutectoid steel. Okay, so this is आयरन कार्बन डायग्राम वी हैव एक्चुअली लर्न। जो आयरन कार्बन डायग्राम हमने पढ़ी हुई है, इस आयरन कार्बन डायग्राम को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो कार्बन का प्रतिशत है उससे हम यूटेक्टाइल स्टील को डिफाइन कर सकते हैं। तो जहाँ पे 0 से लेकर 0.76 0 से लेकर 0.76% अगर कार्बन स्टील में रहता है तो उसे हम हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील में कार्बन की मात्रा 0.76 तक रहती है। Microstructure for iron carbide alloy that are below the eutectoid with composition between 0.002 and 0.7 weight% carbon are hypoeutectoid। क्लियर है सभी को? तो हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील में कार्बन की मात्रा 0.76 तक रहेगी। Let us discuss about the hypereutectoid steel. So, this is the iron carbon diagram that we have learned in previous lecture. यहाँ पे क्या होता है, कार्बन की मात्रा 0.76 से 2.14% तक रहती है। तो हाइपर यूटेक्टोइड स्टील में कार्बन का जो परसेंटेज रहेगा वह 0.76 से लेकर 2.14% तक रहेगा। Microstructure for the iron carbide alloys that have composition between 0.76 and 2.14 weight% of carbon are called as hypereutectoid steel। क्लियर है आप सभी को? तो हाइपरयूटेक्टॉइड स्टील में कार्बन का प्रतिशत 0.76 से 2.14% रहता है। ये दोनों क्वेश्चन एमएसबीटी पेपर में आ चुके हैं। So let us discuss about the types of steel। ये अगर आप फ्लो चार्ट देखते हो तो बेसिकली स्टील के जो है 4 टाइप्स होते हैं। स्टील का जो फर्स्ट टाइप है वो होता है कार्बन स्टील, जिसके 3 प्रकार है। लो कार्बन स्टील, जिसका दूसरा नाम माइल्ड स्टील या एमएस है। फिर आता है मीडियम कार्बन स्टील, फिर हाई कार्बन स्टील। स्टील का दूसरा प्रकार आता है अलॉय स्टील। स्टील का थर्ड टाइप है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के 5 टाइप्स है: फेरिटेटिक, मार्टेंसिटिक, आस्टेनिटिक, डुफ्लेक्स एंड प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग। स्टील का चौथा प्रकार है टूल स्टील। इन सभी स्टील को हम डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। So the first type of steel that we are going to study is carbon steel। दोस्तों, कार्बन जो रहता है ये स्टील का बहुत महत्वपूर्ण घटक है। जैसे जितना हम जानते हैं कि जितना कार्बन का परसेंट कम या ज्यादा होगा, स्टील की प्रॉपर्टीज जो रहती है वो चेंज होती है।
अगर कार्बन का परसेंटेज अगर बढ़ते गया धीरे धीरे, तो उसकी जो हार्डनेस लेवल है वह बढ़ती जाती है। तो आने वाले टाइप्स में हम यही देखेंगे। देखो, जिस स्टील में कार्बन ज्यादा रहेगा वह हार्ड होगी, और जिसमें कार्बन की मात्रा कम होगी वो सॉफ्ट होगी। ये आपने ध्यान में रखना है। कार्बन स्टील आर ग्रुप बाय देयर परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट पर वेट। कार्बन के परसेंटेज से हम स्टील को क्लासिफाई करते हैं। The higher carbon content, the greater is the hardness, strength and wear resistance after heat treatment. मैंने अभी बात किया, अगर कार्बन ज्यादा होगा तो हार्डनेस, स्ट्रेंथ और वेयर रेजिस्टेंस काफी अच्छा रहेगा। There are basically three types of carbon steel. First is low carbon steel, जिसको माइल्ड स्टील बोलते हैं या एमएस बोलते हैं. Second is medium carbon steel, and last one is high carbon steel. The first carbon steel is low carbon steel, as the picture you are seeing in this slide, which are made up of low carbon steel. नाम में दम है, इसमें कार्बन की मात्रा कम रहने वाली है। आइए देखते इसको। It is also known as mild steel. It contains up to 0.3% of carbon. ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि लो कार्बन स्टील में 0.3% ही कार्बन रहता है, 0.3% तक कार्बन रहता है। सो इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे लो कार्बन स्टील टफ है, डक्टाइल है और मैलिएबल है, इजीली ज्वाइंट एंड वेल्डेड, दे हैव पुअर रेजिस्टेंस टू कोरोजन। इसका कोरोजन रेजिस्टेंस अच्छा नहीं है, इसको जंग लग सकता है। ऑफन यूज्ड एज ए जनरल पर्पज मटेरियल, ब्राइट फाइबरस स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है वो फाइबर जैसा होता है। कैन बी इजीली फोर्ज एंड वेल्ड, इसको हम इजीली वेल्डिंग कर सकते हैं या फोर्जिंग जो प्रोसेस है वह हम इसके ऊपर करते हैं। कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज, हम इसको परमानेंटली मैग्नेटाइज मतलब इसके अंदर हम चुंबकत्व ला सकते हैं। रस्ट रैपिडली, रस्ट रैपिडली मतलब इसको जो जंग लगना है, कोरोजन होता है वो बहुत फास्ट होता है। These are some applications such as nails, खिल्ले, screw, car bodies, structural steel used in the construction industry. तो nails बनाने के लिए, screw बनाने के लिए, कार की bodies बनाने के लिए या structural मतलब घर बनाने के लिए जो स्टील लगेगी उसमें हम लो कार्बन स्टील का इस्तेमाल कर सकते हैं। So the next steel is medium carbon steel. The applications of medium carbon steel as you are seen in this slide. जैसे इसका नाम है मीडियम कार्बन, मतलब इसमें कार्बन की मात्रा ना ज्यादा रहेगी ना कम रहेगी, ये मीडियम रहेगी। तो कितनी रहेगी? इट कंटेन्स 0.3 से लेकर 0.6% ऑफ कार्बन। इसमें 0.3 से लेकर 0.6% ऑफ कार्बन रहता है। बट ऑफर मोर स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस बट लेस डक्टाइल एंड हार्डनेस। अब इसके हार्डनेस और स्ट्रेंथ क्यों बढ़ी? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा बढ़ी, इसलिए इसकी डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बराबर। इट हैज बेटर हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी हार्डनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है। मीडियम कार्बन स्टील हैज लोअर डक्टिलिटी एंड हाई स्ट्रेंथ। डक्टिलिटी मतलब हम इसके वायर बना नहीं पाएंगे, बस इसकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है। इट कैन बी इजीली रोल्ड, फोर्ज, वेल्डेज एंड मशीन, इसको हम रोलिंग ऑपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, फोर्जिंग कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं और इसके ऊपर हम मशीनिंग कर सकते हैं, दैट इज मशीन्ड इजीली। These are some applications, that is steel, structural steel, railroads and garden tools. ये garden tools आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। The next steel is high carbon steel. अभी नाम में ही दम है, हाई कार्बन मतलब इसमें कार्बन की मात्रा कैसे रहेंगी? ज्यादा रहेगी। अगर कार्बन की मात्रा ज्यादा रहेगी तो हार्डनेस सबसे ज्यादा रहेगी इस टाइप की स्टील की, मतलब यह स्टील स्ट्रॉन्गेस्ट स्टील रहेगी। बराबर। इट इज आल्सो नोन एज ए
टूल स्टील, कटिंग टूल बनाने के लिए इस स्टील का हम इस्तेमाल करते हैं। इट कंटेन्स 0.6 to 2% ऑफ कार्बन, मतलब 0.6 से लेकर 2% ऑफ कार्बन इस टाइप के स्टील में रहता है। वेरी हार्ड बट ऑफर हायर स्ट्रेंथ, लेस डक्टाइल एंड लेस मैलिएबल। इसमें कार्बन ज्यादा है इसलिए इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, बट जैसे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, इसकी हार्डनेस बढ़ गई, तो इसकी डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हार्डेस्ट ऑफ कार्बन स्टील विथ लिमिटेड डक्टिलिटी। सबसे हार्डेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन स्टील है। इट इज स्टिफ, टफ एंड हार्ड। इट कैन विस्टैंड वाइब्रेशन एंड इम्पैक्ट लोड्स इन अ बेटर वे। ये वाइब्रेशन और इम्पैक्ट लोड को बहुत अच्छे से हैंडल करती है, इसलिए हम इसका यूज कटिंग टूल बनाने के लिए बेसिकली करते हैं। इट कैन बी इजीली हीट ट्रीटेड फॉर चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टी। इसके ऊपर हम इजीली हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस कर सकते हैं। इट हैज लेस मशीनेबिलिटी, इसका अर्थ समझते हैं। लेस मशीनेबिलिटी मतलब इसके ऊपर हम मशीनिंग कम कर सकते हैं। क्यों कम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में ही बहुत हार्ड है। अगर ये स्टील अगर एक्चुअल में बहुत हार्ड है तो उसके ऊपर हम कटिंग टूल चला पाएंगे क्या, नहीं, इसलिए इसकी मशीनेबिलिटी क्या है, कम है। व्हाट इट एप्लीकेशन, कहां पे इस्तेमाल होता है इसका, इट इज यूज फॉर कटिंग टूल्स सच एज चिजल, हैंड टूल्स, चिजल, पंचेस या सॉ ब्लेड। जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम में कि इसका इस्तेमाल हम चिजल, छन्नी बनाने के लिए, या पंचेस बनाने के, या कटिंग ब्लेड्स या सॉ, हैक्सॉ वगैरह अगर हम बनाते हैं तो उसके लिए हमें हाई कार्बन स्टील का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्टील, दैट इज अलॉय स्टील। देखिए, कोई भी स्टील अपने आप में क्या बोल सकते हैं हम उसको, कि परिपूर्ण नहीं रह सकती, बराबर है। उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह सकती है, लेकिन हमें तो अच्छी स्टील चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी प्लेन कार्बन स्टील है उसमें कुछ अलॉइंग एलिमेंट्स ऐड करना पड़ेगा। अगर हम कुछ अलॉइंग एलिमेंट्स वहां पे ऐड करते हैं पर्पसफुली, जैसा हमें चाहिए उसके हिसाब से, अगर हम कुछ अलॉइंग एलिमेंट्स कार्बन स्टील में ऐड करते हैं तो हमें स्टील मिलती है। उस स्टील को हम अलॉय स्टील बोलते हैं, बराबर है। और अलॉय स्टील ये जो है ये बहुत हार्ड, स्ट्रॉन्ग, इसमें जैसी प्रॉपर्टी हम चाहते हैं वह प्रॉपर्टी हम अलॉय स्टील में ला सकते हैं। Definition: when some alloying elements are purposely added, the important word is purposely added to plain carbon steel to improve the properties of steel are called as alloy steel. अगर हम purposefully plain carbon steel में अगर कुछ alloying elements को add करते हैं ताकि उसकी प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो, तो हम उस स्टील को बड़े प्यार से अलॉय स्टील कहते हैं। उसकी एक डेफिनेशन है, alloy steel may be defined as the steel containing alloying elements such as chromium, nickel, tungsten, molybdenum, vanadium, मैंगनीज एंड सिलिकॉन। ऐसी स्टील जिसमें ये सब एलिमेंट्स रहते हैं जैसे क्रोमियम, निकेल, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, वैनेडियम, मैंगनीज एंड सिलिकॉन, उस स्टील को हम अलॉय स्टील कहते हैं। So let us discuss about the advantages and disadvantages of alloy steel. Let us discuss first advantages. जो alloy steel रहते हैं उनकी हार्डनेस अच्छी रहती है, बेटर हार्डनेस, better strength and better ductility. They have higher fatigue and impact strength level. They have good resistance to decarburization. इसका अर्थ समझते हैं, decarburization मतलब क्या, कार्बन कम होना। देखो भैया, अगर कार्बन कम होगा तो उसकी हार्डनेस कम हो जाएगी, लेकिन हमने अगर कुछ अलॉइंग एलिमेंट्स वहां पे ऐड किए तो वह डिकार्बोरेशन होने देगा नहीं, मतलब उसमें जितना कार्बन है वो वैसे ही रहेगा और उसकी हार्डनेस मेंटेन रहेगी। बेटर हाई स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज
and corrosion and wear resistance. Good electrical and magnetic properties. So these are some advantages of alloy steel. Let us discuss about the disadvantages of alloy steel. The first disadvantage is they are expensive in nature. Why they are expensive? महंगे क्यों है? क्योंकि हमें बाहर से कुछ alloying elements वहां पे ऐड करना है, तो therefore they are expensive. Not practical for most of the road vehicles. अगर ये हम सबको alloying करते जाएंगे तो बहुत खर्चा आएगा. Therefore they are not practical for the road vehicles. It may break in racing vehicle. Such vehicles are called as Mack vehicle, which are made up of aluminium. बराबर है? ये अगर हमने Mack vehicles में अगर यूज किया तो शायद वो टूट फूट सकते हैं, राइट? और अलॉय स्टील को अगर हमको मैन्युफैक्चर करना है, बनाना है, तो हमें स्पेशल हैंडलिंग की बहुत जरूरत रहती है. दैट इज नीड ऑफ स्पेशल हैंडलिंग, राइट? So these are the unit outcomes achieved. Let us revise the today's lecture. In today's lecture, we have classified the steel. Very first, we have studied about the hypoeutectoid and hypereutectoid steel. Hypo means the carbon percentage is up to 0.76%, and hyper means the range of carbon is 0.76 to 2.14%. After that, we have learned about the carbon steel and their types. It is low carbon steel, medium carbon steel, and high carbon steel. We have understand that is the carbon percentage, the properties and applications of various carbon steel. And in last, we have learned about the alloy steel, their advantages and disadvantages. These are the program outcomes achieved by successful completion of this lecture. Let us discuss about the most likely asked question in MSBT. Write the percentage of carbon in hypoeutectoid and hypereutectoid steel. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, MSBT में हर बार आ ही रहा है ये. Then write the percentage of low carbon steel with their properties and application. Write the percentage of carbon in medium carbon steel with its properties and application. Write the percentage of carbon in high carbon steel with its properties and application. And what is alloy steel? Write its advantages and disadvantages. So you can thoroughly go through this question and write the answers in your copy, right? Thank you very much guys for your kind attention. In next lecture we are going to study about the alloying elements. I hope आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा. ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए. Thank you.